तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्ट के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम मेनली तीन चीजें देखेंगे। ये देखेंगे रिएक्ट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे हम रिएक्ट को यूज क्यों करें। आपके पास कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए जिसके लिए आप रिएक्ट यूज करें, और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं हम ये भी देखेंगे। फिर फाइनल हमारा एजेंडा होगा कि टॉप कंपनीज कौन सी हैं जो रिएक्ट यूज करती हैं। तो आइए समझते हैं रिएक्ट के बारे में। आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए, रिएक्ट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट में डेवलप की गई है। वैसे तो रिएक्ट के थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल के एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रिएक्ट का यूज किया जाता है डायनेमिक वेबसाइट्स के अट्रैक्टिव यूआई इंप्लीमेंट करने में। तो चलिए अब जानते हैं रिएक्ट को यूज क्यों किया जाए और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो रिएक्ट यूज करने का सबसे पहला रीजन तो इसका लर्निंग कर्व है। मतलब यह है कि रिएक्ट सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, बहुत तेजी से कम समय में सीख सकते हैं। दूसरा रीजन है इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये समझ लीजिए आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपको डिफिकल्टी हो कॉन्सेप्ट समझने में और इंप्लीमेंट करने में। नेक्स्ट रीजन क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस। मतलब यह है कि आपका कोई सा भी वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट आपके ब्राउजर में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन लैग तो नहीं कर रहा है, आपका एप्लीकेशन एफिशिएंट है कि नहीं, मतलब वो फास्ट काम करता है कि नहीं एग्जीक्यूशन। ऐसा नहीं कि आप बटन एक क्लिक कर दें तो आपका एक्शन ट्रिगर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। आपने जैसे ही कोई एक्शन लिया वो तुरंत ट्रिगर होना चाहिए और उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर अगला रीजन है इसका साइज। मतलब ये है कि आप जब भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो इंप्लीमेंटेशन होने के बाद से वेबसाइट का साइज क्या होना चाहिए ये मैटर करता है वेबसाइट के परफॉर्मेंस पे। मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन जितने कम साइज का होगा उतना बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा, क्योंकि साइज कम होने की वजह से एग्जीक्यूशन कम करना पड़ेगा आपके ब्राउजर को। जब कम एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा तो फास्ट काम करेगा, ठीक। और इसके अलावा अगर साइज कम होगा तो आपके जो रैम होता है सिस्टम का उस पर भी कम लोड पड़ेगा, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस, आपके वेब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। देखिए रिएक्ट में जब आप एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसका साइज काफी मिनिमाइज किया जाता है और रिएक्ट ये खुद ब खुद कर देता है, आपको उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है डिबगिंग। देखिए आपने जब भी बैकएंड का प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपने डिबगिंग किया होगा। उसमें डिबगिंग बेसिकली फ्रंट एंड में थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन रिएक्ट में डिबग करना आसान है, इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब यूज करने का क्या रीजन है वो तो हमने समझ लिया। आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब रिएक्ट के फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फीचर्स लिस्टेड किए हुए हैं मैं उनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। इतनी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। इसका जो पहला फीचर है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट बेस्ड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप वेब पेज को एक कंपोनेंट की तरह डिफाइन करते हैं और उसको अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। इससे आपको यूज करने की फिजिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फीचर है कि इसका सिंटेक्स डिक्लेरेटिव होता है। सिंटेक्स डिक्लेरेटिव होने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग स्टाइल है। इसमें आप सिर्फ आउटकम को बता देते हैं, आप ये कह दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, बाकी वो इंटरनली कैसे होगा इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता है। ये रिएक्ट खुद ब खुद उसको मैनेज कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। इससे क्या होता है, आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फीचर है वर्चुअल डॉम।
डॉम का एब्रिविएशन होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो होता क्या है, आपके वेब पेज में जब भी कोई नया चेंजेस होता है तो रिएक्ट उसका वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है। पहले वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई बात सोच रहे हैं बिना किसी को बताए, तो उस बात को सोचने की तरह ही आप समझ लीजिए कि रिएक्ट भी एक वर्चुअली उसका रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। फिर वो क्या करता है, आपके वेब पेज में जो लास्ट टाइम पे कंटेंट इसने अपडेट किया था उससे मैच करता है। इसके बाद देखता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर इसको कोई डिफरेंस मिलता है तो ये उस पार्ट को आपके ब्राउजर में अपडेट कर देता है। इससे क्या हुआ कि आपके वेब पेज का एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। अब समझते हैं JSX क्या होता है। JSX बेसिकली रेफर करता है जावास्क्रिप्ट XML को। ये वास्तव में एक जावास्क्रिप्ट का ही सिंटेक्स एक्सटेंशन है। सिंटेक्स एक्सटेंशन कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप जावास्क्रिप्ट के कोड को .js के एक्सटेंशन से सेव करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट XML के कोड को आप JSX के थ्रू सेव करेंगे। अब JSX से होता क्या है, JSX आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कॉम्प्लेक्स UI जो आप इंप्लीमेंट करते हैं HTML लाइक कोड में, उसको आप इजीली जावास्क्रिप्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो डेवलपर्स के लिए काफी यूजफुल हो जाता है। अच्छा, समझते हैं अब JSX होने से बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला तो बेनिफिट है रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, होता ये है कि जो भी वेब डेवलपर है वो मोस्टली HTML और वेब पेज से रिलेटेड जो भी इंप्लीमेंटेशन होते हैं उनको वो इजीली समझते हैं, तो उनके लिए फेमिलियर है। अब है क्या कि आप इस HTML टाइप के कोड को, वो चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, इजीली जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन के थ्रू यूज करके वेब पेज डेवलप कर सकते हैं, तो इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, एक्सप्रेसिवनेस। बेसिकली ये आपको एक वे प्रोवाइड करता है कि आप जो UI कंपोनेंट है उसको ज्यादा नेचुरल तरीके से एक सिंटेक्स में फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को समझते हैं तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को .jsx नोटेशन के थ्रू कंपोनेंट बना करके रिएक्ट में सेव कर लेते हैं, तो वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट का भी कोई कोड होगा आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके अलावा अगला बेनिफिट क्या है कि आप जब कोड लिख रहे होते हैं तो आपके IDE में बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल है रिएक्ट के लिए, आप उसका यूज करके इजीली सिंटेक्स एरर फाइंड कर सकते हैं। वो सिंटेक्स एरर जो आपको डायनेमिकली एग्जीक्यूशन के टाइम पे मिलेंगे, तो सिंटेक्स एरर आप यहीं पे फाइंड आउट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो के बारे में। तो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो रेफर करता है आपके रिएक्ट टाइप के फ्रेमवर्क में। कहता है कि आपका जो डेटा का फ्लो है वो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं होता। तो होता है कि वास्तव में आपके पेरेंट में अगर कोई डेटा है, अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके चाइल्ड में कर सकते हैं। अगर अगला कोई चाइल्ड है तो इसका डेटा नेक्स्ट चाइल्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको ये बिहेवियर मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है। चलिए बात करते हैं रीयूजेबिलिटी और कंपोजिशन के बारे में। देखिए, रीयूजेबिलिटी एंड कंपोजिशन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दो फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क में रीयूजेबिलिटी दिखाता है कि आप कभी भी एक कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं और उसको अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी कॉल करके यूज कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी ओवरऑल कोड एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और स्केलेबिलिटी ये सभी इंप्रूव हो जाते हैं। कंपोजिशन क्या होता है कि आप छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक लार्जर और काफी कॉम्प्लेक्स UI डेवलप कर लेते हैं, और ऐसा करने से आपके प्रोग्राम की मॉड्यूलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये सभी इंप्रूव हो जाती है। अब समझते हैं रिएक्ट के स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और कम्युनिटी के बारे में।
देखिए, रिएक्ट एक रोबस्ट इकोसिस्टम और वाइब्रेंट कम्युनिटी रखा हुआ है जो रिएक्ट के पॉपुलैरिटी और सक्सेस में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिएट करता है। और इसके साथ ही आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो टाइम टाइम पे ऑलरेडी अपडेटेड रहते हैं वो मिल जाया करते हैं। इसके अलावा आपको थर्ड पार्टीज और उनके टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो रेडी टू यूज हैं। साथ ही साथ आपको रिएक्ट ऐप डेवलप करने के लिए सिर्फ एक कमांड रन करना पड़ता है जो डेवलपर्स के लिए बहुत फिजिबल हो जाता है। आप रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं जो रिएक्ट का ही डेवलपमेंट है। और रिएक्ट नेटिव आपको मोबाइल ऐप डेवलप करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके थ्रू आप iOS, एंड्रॉइड और अदर प्लेटफॉर्म के मोबाइल ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है। रिएक्ट के टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स भी शेड्यूल होते रहते हैं जिससे नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। और देखिए, ये फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है रिएक्ट फ्रेमवर्क और ओपन सोर्सली अवेलेबल है। और इसका मेंटेनेंस भी फेसबुक और कम्युनिटी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो करते हैं और इसकी वजह से डेवलपर्स को सपोर्ट मिलता रहता है। चलिए अब देखते हैं रिएक्ट का डेवलपर टूल्स। आप चाहे कितने भी अच्छे प्रोग्रामर हो, किसी टाइम पे कोड में एरर और एक्सेप्शंस जरूर फेस करना पड़ता है। और उस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा टूल अवेलेबल हो जिसकी वजह से आप आसानी से अपने प्रोग्राम को डिबग कर पाए और एक्सेप्शंस या फिर एरर होने वाले सिंटेक्स को या फिर स्टेटमेंट्स को फिक्स कर पाए। इस तरीके का टूल रिएक्ट ऑलरेडी ऑफर करता है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन हो गया या फिर रिएक्ट प्रोफाइलर भी होता है और क्रिएट रिएक्ट ऐप हो गया। इसके अलावा आपके पास क्रिएट राउटर डेव टूल्स और ESLint प्रिटियर भी अवेलेबल है। और ये सारे टूल्स आपके प्रोग्राम में एरर और एक्सेप्शंस को फिक्स करने के बहुत काम आते हैं। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की। देखिए, रिएक्ट ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जिनका यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को इंडस्ट्री ग्रेड तक मिनिमाइज और मॉनिटर कर सकते हैं। और ऐसा होना रिएक्ट का एक रिच फीचर है। तो चलिए अब देखते हैं वो टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं जो रिएक्ट यूज करती हैं। जैसा आप देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, उबर, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो रिएक्ट यूज करती हैं। मैं श्योर हूं आप भी अपने डेली लाइफ में इन कंपनीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को यूज करते ही होंगे। इतना जानने के बाद आप समझ लीजिए और यकीन करिए, जब आप रिएक्ट सीख लेंगे, इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो फ्यूचर में जब भी आपके पास UI से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए टूल सेलेक्ट करने की बात आएगी तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी रिएक्ट होने वाला है।